नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्रता विजन पे। चलिए एनसीईआरटी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 का ज्योग्राफी चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक यानी चौथा टॉपिक कृषि आज देखेंगे। कृषि संबंधित सारे बात को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले तीन चैप्टर पढ़ा चुके हैं 4-5 वीडियो के माध्यम से, तो आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कृषि को, देखते हैं कृषि क्या है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको। क्या है? गुरप्रीत, एक लड़की है गुरप्रीत, लड़की ही होगी। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। वहां पे ये तीनों, गुरप्रीत, मधु और टीना ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसान ने तीनों को बोला क्या कि वो मतलब हम किसान क्या करने जा रहा है भाई? गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। मृदा मतलब मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है इसमें। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तन करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। मतलब ये बताना का प्रयास ये हो रहा है कि अब जो बिस्कुट खाते हैं वो अंतिम उत्पाद है, उससे पहले हम लोग गेहूँ उपजाते हैं, गेहूँ को मंडी में बेचते हैं, वहाँ से हमको रुपया मिलता है और यह गेहूँ को वहाँ से आटा बनाएगा। आटा फिर बाद में मिल में जाएगा, किस मिल में? बिस्कुट मिल में या डबल रोटी, केक पावरोटी का मिल में, और वहाँ पे फिर क्या बनेगा? बिस्कुट बनेगा। यह सब बात बोल रहा है ये किसान, किसको? गुरप्रीत, मधु और टीना को। आइए समझते हैं चैप्टर को कि पौधे से परिष्कृत क्या है? परिष्कृत, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। पौधा, उसके बाद परिष्कृत क्या हुआ? बिस्कुट। ये सब इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। ये जो क्रिया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत किसको रखा जाता है? कि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन के अंतर्गत निष्कर्षण और उत्पादन, वो सभी कुछ आ जाएगा प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण है। कृषि, मत्स्य पालन वो भी कृषि के अंतर्गत आएगा। संग्रहण, ये सब एक अच्छे उदाहरण है प्राथमिक क्रिया का। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या हो जाएगा? इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, जो डबल रोटी और केक पावरोटी जो बोलते हैं आप लोग, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। तृतीय क्रियाओं में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तृतीय क्रिया क्या है भाई? तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, जो भी प्राथमिक क्षेत्र था और जो भी द्वितीय क्षेत्र था, इन सभी को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, इसलिए तो तृतीय क्षेत्र को सेवा कहा जाता है। जैसे यातायात, गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह मंडी तक ले जाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? गेहूं को किसान खेत से मंडी तक ले जाने में सड़क मार्ग का जरूरत चाहिए। सड़क मार्ग तृतीय सेक्टर में आएगा। और बता देते हैं, जिस वाहन से लेके जाएगा वो भी तृतीय सेक्टर में आएगा। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, कि मेरा गेहूं अच्छा है, विज्ञापन, प्रचार, एडवर्टाइज, ये सब सभी तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। काफ़ी आसान है। प्राथमिक क्रिया में खेती हो गया,
द्वितीयक क्रिया में उत्पादन जो कर रहा है खेती कृषि उत्पादन नहीं, जो स्टील उत्पादन हो गया, केक पाव रोटी बनाया, ये सब द्वितीयक में आएगा। तृतीयक में ये सब जो सेवा देगा वो तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। बैंक बीमा सब तृतीयक के अंतर्गत आएगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। क्या क्या भाई? फसल को उगाना, फूल को उगाना, सब्जी फूल को उगाना, पशुधन, मत्स्य पालन, यह सभी क्या होगा? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, यही कृषि के प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। मतलब विश्व में अभी भी वर्तमान, अभी 2022 चल रहा है ना, 2022 का अंतिम समय चल रहा है ना, तो इस समय तक भी लगभग विश्व का 50% लोग कृषि कार्यों पर लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनसंख्या, मतलब अगर भारत की टोटल जनसंख्या को 130-36 करोड़ अभी हो गया होगा, 2021 का जनगणना आएगा तब, ऐसे 700 करोड़ था ना, तो वो अगर 3 भाग में बांटेंगे तो 2 भाग सिर्फ कृषि कार्य में लगा हुआ है आज भी। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि कार्यकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि कार्यकलाप के लिए क्या चाहिए? अनुकूल स्थलाकृति चाहिए। ये नहीं कि पत्थर कहीं है, उबड़ खाबड़ है, इस दशा में कृषि कार्य सुगम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मृदा चाहिए, जलवायु अच्छा चाहिए ना। अभी वो जलवायु ढंग का नहीं रहा, देखें उत्तर भारत में जलवायु ढंग का नहीं रहा, मानसून धोखा दे दिया, तो लगभग कृषि नहीं के बराबर हो गया। क्योंकि हम भी एक किसान हैं तो हम ये चीज़ देखे हैं, तो आप बोलिएगा हुआ है कृषि, तो हमरा तो नहीं हुआ है भाई, हमारे गांव में नहीं हुआ है, हम इलाके में देखे नहीं हुआ है, तो ये बात है। बहुत मतलब जो होता था उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पे कृषिगत उत्पादन किया जाता है, कृषि उगाया जाता है, कृषिगत भूमि कहलाती है। वो सब भूमि क्या कहलाते? फसल उगाने वाले भूमि को कृषिगत भूमि कहेंगे। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रण है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। फसल यानी कृषि विश्व में वहीं पे हुआ है जहाँ पे वो कारक उपलब्ध है। कृषि कार्य का चित्र 4.1 में दिखाया गया है, देख रहे हैं ना। यह तो सहारा डेजर्ट है, तो यहाँ पे कृषि नहीं हुआ। पूरे भारत में कृषि होता है, जहाँ जहाँ हरा क्षेत्र है वहाँ कृषि हुआ है। कर्नाटक ग्रेट लेक्स से ले लीजिए, ये पूरा ये क्षेत्र में कृषि होता है, यहाँ पे भी कृषि होता है। ये तो जंगली एरिया है, यहाँ पे यूरोप में भी कृषि होता है, यहाँ पे जिधर जिधर हरा भरा दिख रहा है वहाँ कृषि होता है। ये डाउन्स प्रदेश है, यहाँ पे भी कृषि होगा। मेडागास्कर में सब कुछ जगह कृषि होगा। पूरे भारत में देख रहे हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान क्यों कहते हैं भाई? देख रहे हैं छीट फूट सगरों कृषि हो गया, लेकिन पूरे भारत में कृषि है। थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार पे नहीं है, और कहाँ पे थार मरुस्थल पे नहीं है। पाकिस्तान में भी लगभग कृषि हो रहा है। चीन का पूर्वी चीन में पूरे कृषि हो रहा है। ये सब क्षेत्र है, समझे? क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि? ये समझ लीजिए, काहे कि प्रश्न पूछ सकता है। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या हार्टिकल्चर क्या है? देखते हैं। कल्चर एग्रीकल्चर हो सकता है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। समझते हैं। एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। क्या है भाई? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। जो एग्रीकल्चर है उसमें पशुपालन आ जाएगा, विज्ञान पशुपालन एक विज्ञान कला है ना। फसलों को उगाना ये भी एक वैज्ञानिक कला है। सब कुछ साइंटिफिक है, कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो साइंटिफिक है जी। फिर भी करते करते जो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं है वो भी वैज्ञानिक ढंग से कृषि कर पा रहा है। कैसे सर? अनुभव से कृषि करते करते ना। सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो जा सकता है। ये तो बात अलग है
लेकिन सीरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को क्या कहते हैं? सीरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को। विशेष रूप से निर्माण तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है सब। पीसीकल्चर मछली पालन को पीसीकल्चर या मत्स्य पालन कहेंगे। विटीकल्चर किसे कहेंगे? अंगूरों की खेती को विटीकल्चर या द्राक्षी कृषि कहा जाता है। हार्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। ये सब चीज हार्टिकल्चर कहलाता है। आइए कृषि तंत्र को समझते हैं। कृषि तंत्र को देखते हैं। कृषि तंत्र क्या है? कृषि तंत्र कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। कृषि में निवेश क्या क्या करते हैं? तो निवेश क्या करते हैं? महत्वपूर्ण निवेश क्या है? बीज है, बीज आपको चाहिए। उर्वरक चाहिए, उर्वरक खाद उर्वरक है ना। मशीनरी और श्रमिक, श्रमिक मेहनत चाहिए। और क्या चाहिए? मशीनरी में जैसे पटवन के लिए मशीन चाहिए, ये सब चीज़ के लिए जुताई बुआई, ये क्या चीज़ है? कृषि तंत्र है। क्या है? कृषि तंत्र है। सिंचाई, निराई, कटाई, इसके कुछ सक्रिय क्या है? क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। सब कुछ आएगा कृषि के अंतर्गत, सब कुछ आ जाएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन, सब कुछ आ जाएगा। मोटा मोटी यही बात है। देख रहे हैं? एक सेकंड। देखें निवेश क्या क्या करना पड़ रहा है। मशीनरी में ट्रैक्टर है, बीज में बीज का बोरी है, रसायन में खाद का बोरा है, जुताई बुआई छिड़काव कर रहा है। जुताई पहले किया होगा, फिर बीज डाला होगा, फिर छिड़काव कर रहा है। छिड़काव कीटनाशक से बचाने के लिए, फसल कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है कीटों से बचाने के लिए। अब सब कुछ काट के बंडल में बांध दिया है। क्या? फसल। प्रक्रम है, निर्गत है, ये सब चीज़ ना। यहाँ पे समझते हैं भौतिक निवेश क्या है भाई? मानवीय निवेश। मानवीय निवेश क्या है? भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सब मानवीय निवेश है। लेकिन भौतिक निवेश क्या है? सूर्य प्रकाश चाहिए फसल को, ये तो आप नहीं दे सकते हैं ना। सूर्य प्रकाश, प्रकाश ही देगा, सूर्य देगा। वर्षा चाहिए, पानी दे सकते हैं आप खेत पर, लेकिन वो भी प्राकृतिक है ना। मृदा, मृदा कैसा होना चाहिए? मृदा मुलायम होना चाहिए। मृदा जैसे भी जिस प्रकार का डिमांड हो कृषि में, मृदा होना चाहिए। ढाल, तापमान, यह सब चीज़, सब कुछ क्या चाहिए? भौतिक निवेश है। मानव निवेश, भौतिक निवेश समझ में आया? जब प्राकृतिक प्रदत्त निवेश है उसे भौतिक निवेश कहेंगे, और मानव द्वारा प्रदत्त निवेश है उसे मानव निवेश कहा जाता है। सिंपल सा बात है, लेकिन प्रश्न यहाँ से रहेगा। कथन कारण में प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसलिए समझना पड़ेगा चीज को ढंग से। कृषि के प्रकार को समझते हैं। कृषि के कितने प्रकार हैं? कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, भौगोलिक दशाओं के माध्यम से, कैसा भौगोलिक क्षेत्र है उस ढंग से भी कृषि किया जाता है। उत्पाद की मांग क्या है? श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। ऐसे तो बता ही देंगे, लेकिन समझते हैं, मोटा मोटी बाद में बताएंगे। पहले ये तो समझा दें क्या लिखा गया है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? सर, हमारे पास 1.5 बीघा जमीन है, सालों भर गेहूँ खाने के लिए उपजा लिए, उसे निर्वाह कृषि कहेंगे। समझे? क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। मतलब जितना खेत है, खेत खाने पीने का हो गया, वही निर्वाह कृषि कहलाएगा। समझे? पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब गहन निर्वाह कृषि एक होता है कि कम भूमि है, उसे सालों भर खाना है। मतलब 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ भूमि में मान लीजिए 15 व्यक्ति को सालों भर पेट तो नहीं भर सकता 1 एकड़ भूमि में, लेकिन सालों भर इसी 1 एकड़ भूमि से खाने का निकालना है। मोटा मोटी हम बता रहे हैं, तो बताइए ये कहलाएगा गहन निर्वाह कृषि।
जीवन बिताने के लिए ही कृषि कर रहा है, लेकिन गहन कृषि होगा यहाँ पे, तो गहन निर्वाह कृषि। एक आदिम निर्वाह कृषि क्या होगा भाई, चेट दिए, खाद पानी कुछ नहीं दिए, जो हुआ सो हो गया, और हो गया सालों भर का, जिसके पास ज़्यादा जमीन रहेगा ये आदिम निर्वाह कृषि मतलब वो लोग करेगा, समझे। अब गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड, हाँ हमने बताया कि छोटा 1 एकड़ भूमि जगह का पास कम जमीन है, वही बात लिखा है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार अधिक श्रम से खेती करता है। साधारण औजार मतलब मान लीजिए ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी साधारण औजार हाल बैल पाल रहा है, और हाले बैल से वो खेत का जुताई निराई करेगा, समझे। तो ये सब क्या हो जाएगा, अधिक तो मेहनत लगेगा, अधिक श्रम से खेती करेगा, लेकिन साधारण औजार से करेगा। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ये समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, अच्छा जलवायु भी हो, और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, चावल मुख्य फसल होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन ये भारतीय भूमि में शामिल है। ये नहीं अब कनाडा में सेम नहीं होगा, कनाडा में धान नहीं उगाएगा ना, कनाडा के लिए दूसरा हो जाएगा जलवायु, भारतीय भूमि के लिए बस बात हो रहा है यहाँ पे कि अन्य फसलों में गेहूं, पहले तो धान उपजाएंगे, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। जो दक्षिण एशिया का जो देश है ना, जैसे चीन हो गया, जैसे हो गया सर भारत हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, यह सब देशों में सघन कृषि करेगा कौन, सघन निर्वाह कृषि किया जाएगा, या फिर गहन निर्वाह कृषि किया जाएगा, समझे। आदिम निर्वाह कृषि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। मतलब इसमें क्या होगा भाई, इसमें तो आदिम निर्वाह कृषि किसे कहेंगे, जिसे झूम कृषि नहीं कहते हैं। खेत छोटा मोटा औजार से क्या करेंगे, उस एक जगह जंगल को काट देंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, उस जंगल को जला देंगे, और उसको अपने औजार से, ये नहीं ट्रैक्टर बुला के, अपने औजार से नॉर्मल कोड़ उड़ लेंगे और जुताई कर लेंगे, और वहाँ पे 2-3 साल के लिए कृषि करेंगे। अब वहाँ का उर्वरा शक्ति कम हो गया, फिर वहाँ से चल दिए दूसरे जगह जंगल को काटने के लिए। इसे स्थानांतरित कृषि या चलवासी कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो सभी प्रकार का उत्तर आपको पता होना चाहिए। पशुचारण शामिल है इसमें, चलवासी पशुचारण ना, आज पशु यहाँ पे चरा रहा है, घुमक्कड़ टाइप का पशुचारण, जैसे आज मान लीजिए ना यहाँ पे चारागाह, अभी उत्तर भारत में, अब मान लीजिए यूपी में मान लीजिए अभी चारागाह है, चारागाह का क्षेत्र है, तो वहाँ पे चराएगा, क्या होगा, पशुचारण करेगा। अब बाद में क्या होगा कि वहाँ चारागाह का क्षेत्र कम हो गया, वहाँ से पशु को लेकर दूसरे जगह चला जाएगा। ये भी आदिम निर्वाह कृषि का ही उदाहरण होगा, समझे। क्योंकि एक बाड़ बना के पशुपालन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थानांतरित कृषि को आइए समझते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने का चांस हमेशा से बना हुआ है, आज तक और अभी तक, फिलहाल रहेगा भी अभी तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन वाले क्षेत्र में, अमेजन बेसिन जो है दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि अभी भी देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य, जैसे त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय, ये सब में देखा जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के भागों में, जैसे झारखंड भी हो गया, ये सब में, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट भाग में ये भारी वर्षा और वनस्पति को तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे भारी वर्षा होगा और वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है, पुनः फिर से जन्म होगा। ऐसे ऐसे क्षेत्र जो भी, जहाँ पे ये सब क्षेत्र जो बोल रहे हैं ना, ये सब क्षेत्र में भारी वर्षा भी होता है। जैसे झारखंड में वर्षा ठीक ठाक होता है, नॉर्थ ईस्ट में तीव्र, क्या नाम है, प्रचलित तीव्र, यहाँ पे क्या नाम है, उत्तर पूर्वी भारत, जैसे असम हो गया, जैसे त्रिपुरा हो गया, जैसे मेघालय हो गया,
ये सब मेघालय तो विश्व में सबसे अधिक बारिश करता है। तो यह सब क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। वृक्षों वही बात बताएं, एक भूखंड होता है, एक एरिया को लिया जाता है, वहाँ पे सभी जंगल को काट देंगे और उसको जोतेंगे, कोड़ेंगे और वहीं पे कृषि कर लेंगे। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि, समझे। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। राख को किस में मिलाया जाता है? वो जो जंगल को जलाया है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है तथा मक्का, रातूल, क्या है, रतालू, आलू और कसाब जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई 2-3 साल में तो वहाँ पे छोड़ देगा, जगह छोड़ देगा और दूसरे जगह जाके फिर वही प्रक्रिया शुरू करेगा। ये लोग स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि मध्य प्रदेश में लगभग बोला जाता है, झूम कृषि बोला जाता है और स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। सब कुछ ये इसी का उदाहरण है। चलवासी पशुचालन बताते हैं क्या है। आइए देखते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। जगह का नाम आपको सुन के यह एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे बारिश कम होगा। जैसे सहारा का अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब आधा सूखा क्षेत्र, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान में थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है, उससे जो थार मरुस्थल का पूरा सूखा हुआ क्षेत्र वो नहीं, अर्ध शुष्क क्षेत्र ना। जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। जम्मू कश्मीर में क्यों सर? वहाँ पे बारिश कम होती है, शीत मरुस्थल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र ना। इस प्रकार की, ये पुराना बुक है ना जी, इसलिए लद्दाख नहीं लिखा गया है। ऐसे अभी तो लद्दाख लिख देते हैं, क्या है कि लद्दाख अलग हो चुका है और किताब पूरा नहीं होगा अभी एनसीईआरटी ना। इस प्रकार की कृषि के पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार का जो पशुचारक होगा, चलवासी पशुचारण में जो भी शामिल होगा, भेड़ बकरी ये लोग चलाएगा, एक जगह से दूसरी जगह बकरी को लेके घूमते रहेगा चारागाह की तलाश में, समझे। इस प्रकार की गतिविधि क्या है, जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया रूप उत्पन्न होती है। इस जलवायु परिवर्तन होगा इसमें, उसके बाद भूभाग प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है, समझे। जलवायु परिवर्तन होगा, वर्षा कम होगा, तो वर्षा कम हुआ, मान लीजिए बहुत सूख गया क्षेत्र, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से पशु को लेके दूसरे स्थान पे चला जाएगा। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, यांक और बकरियां पालते हैं, नहीं, भेड़ बकरी ये सब पालता है, झुंड में चराता है। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए, पशुचारक और उनका परिवार के लिए क्या करता है, दूध देगा, पशु से दूध लेगा, मांस भी, मीट मछली खाने का, नॉनवेज खाने का मन हो गया, चलो घर ही से काट दे ना, मार्केट नहीं जाएंगे 1 केजी खरीदने के लिए मीट नहीं, घरे का चीज़ काट लो। ऊन, फसल, जो पशु है, पशु के बाल से ऊन बनाएगा, खाल तैयार करेगा, खाल से कुछ मार्केट में बेच के उसका चमड़े का थैला वैला बनेगा, चमड़े का क्या बनेगा भाई, चमड़े का बेल्ट बनता है, चमड़े का चप्पल बनता है। ये सब चीज़ का जरूरत उपलब्ध कराता है किसको, जो किसान होगा, जो पशुचारक होगा, ये सब के लिए ना। चलवासी पशुचारक देख रहे हैं, ऊँट को लेके घूम रहा है। वाणिज्यिक कृषि को समझते हैं, क्या है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि समझते हैं। चलिए, वाणिज्यिक कृषि क्या है देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं सर? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार विक्रय हेतु किया जाता है, मतलब बाजार में बेचेंगे, इस उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी की उपयोग किया जाता है, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अब जान लीजिए
कि सब्जी का खेती होगा इसमें, क्या कि बेचेंगे तो अधिक पूंजी लगाएंगे। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्या है कि फटाफट काम करना। एक आदमी लगा हुआ है और एक आदमी मार्केट जाएगा बेचने के लिए, तो एक के आदमी सभी काम करेगा, कैसे भाई? मशीन के द्वारा करेगा। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। चित्र 4.5 में दिखाया गया है। जैसे गन्ना है वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण, सब्जी हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, मतलब खैबो करेंगे बेचबो करेंगे, ये ना मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। सामान्य रूप से गेहूं और मक्का है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। कहाँ पे सर? उत्तरी अमेरिका में, जैसे कनाडा और अमेरिका वाला क्षेत्र है। यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में, समझे? ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं, समझे? घना आबादी नहीं है, विरल आबादी वाला क्षेत्र है। अत्यधिक ठंड, वो क्या है? अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करता है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ऐसे क्षेत्र में जो शीतोष्ण घास का मैदान है, इस क्षेत्र में अधिक ठंडा पड़ जाएगा ठंडे दिनों में, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होगी, या सिर्फ उत्तरायण में तो नहीं, अर्जेंटीना और अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान तो दूसरा हो जाएगा, समझे? तो यह सब क्षेत्र में ठंडा पड़ जाता है। बाद में क्या होगा? एक ही फसल उगाया जाता है एक साल में। इसलिए मक्का सबसे अधिक कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा, ग्रेट लेक्स के हिस्से में। कृषि 41 में दिखाया गया। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने एक सेकंड। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अब समझ में आया मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? भोजन के लिए भी अनाज उपजाएंगे, चारा भी उगाएंगे पशुधन के लिए, और पशुपालन भी करेंगे, उसे ही मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कृषि का उदाहरण होगा, समझे? यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि भारत में भी लगभग है, समझे? रोपण कृषि को समझते हैं। रोपण कृषि क्या है? आइए रोपण कृषि को समझने का प्रयास करते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये जो काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, कहवा है, चाय है, इसमें अधिक पूंजी भी लगेगा और श्रम और पूंजी दोनों लगेगा, समझे? उत्पादन की प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। जैसे आप देखिएगा केला खेते से उठा लेता है ना जी, खेत से उठवा लेगा गाड़ी के द्वारा। काजू, कहवा ये सब खेत से या फिर निकटतम मार्केट से आपका बिक जाएगा, समझे? कारखानों से किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन, जल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो ऐसे क्या चाहिए भाई? मार्केट ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, परिवहन के और जल की क्या है? आवश्यकता, अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत और श्रीलंका में चाय जो उगाते हैं रोपण कृषि का उदाहरण, मलेशिया में रबड़ जो उगाते हैं रोपण कृषि का उदाहरण, ब्राजील में कहवा रोपण कृषि का उदाहरण है। तो यह सब बात आपको पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। मुख्य फसलें देखते हैं। मुख्य फसल क्या है? देख रहे हैं कृषि कार्य में रोपण कृषि हो रहा है, चावल की कृषि के लिए रोप रहा है एक एक जगह पे, सब कुछ एक एक जगह पे बताएंगे, दिखाएंगे। मुख्य फसल देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह जो जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ रही है, इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी पेट भरने के लिए, एक एक आदमी भूखा नहीं रहे, इसके पेट भरने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। जो कृषि आधारित उद्योग है उसके लिए यह फसल कच्चा माल के लिए
क्या करती है भाई, कच्चे माल की आपूर्ति करती है। जैसे मान लीजिए चीनी उत्पादन, कच्चा माल क्या हुआ, गन्ना, चुकंदर, ये तो कृषि है, चुकंदर से भी चीनी उपजाएंगे, चीनी उगाएंगे, या फिर चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया यहाँ से, तो ये कच्चा माल हो गया चीनी उत्पादन के लिए। जैसे बिस्कुट फैक्ट्री में गेहूं हो गया, मक्का हो गया, कच्चा माल हो गया, कृषि उत्पादन है ना जी, ये सब बात है। जैसे डेयरी उद्योग में दुग्ध कच्चा माल हो गया, तो गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो चाय और कहवा पेय फसल है, जूट और कपास रेशेदार फसल है, अब मक्का बाजरा मुख्य खाद्य फसल है, मतलब खाद्यान्न फसल है ना। चावल को आइए समझते हैं, चावल किन क्षेत्रों में होता है, चावल का कैसे कृषि किया जाता है। देख रहे हैं ये स्त्री लोग कि चावल, धान लगा रही है, धान कहीं एक जगह बुआई किया जाता है, उसको उखाड़ के फिर अलग अलग जगह पे बोया जाता है ना। यही धान तो हमारे इधर होता है, तो हम तो जानते हैं अच्छा से, आप शायद जानते होंगे कि नहीं पता नहीं। चावल यह विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। चावल जो है यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध का मुख्य आहार है। पिछले अध्याय क्लास 7th में ही उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, उपोष्णकटिबंध किसे कहते हैं, आपको बारीकी से समझाए थे। तो यहाँ पे अब बताने की जरूरत नहीं होगा। 23.5 दक्षिणी उत्तरी में उष्ण होगा, 23.5 से 66 उत्तरी और दक्षिण में उपोष्ण होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। चावल के लिए उच्च तापमान, चावल के लिए क्या चाहिए सर, उच्च तापमान चाहिए, मतलब चावल के लिए जो जलवायु चाहिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, पानी भी अधिक चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा बहुत अधिक चाहिए। यह फसल क्या है, चिकायुक्त जलोढ़ मृदा, चिकनी युक्त होना चाहिए, चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। मतलब जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक हो और बारिश भी वहाँ अधिक हो और तापमान भी मतलब ठंडा नहीं हो, गर्म हो, ऐसे क्षेत्रों में धान की बुआई की जाती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। इसके बाद क्रमशः भारत दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है धान का। जैसे आप छत्तीसगढ़ बेसिन भी देख लीजिए, उड़ीसा का क्षेत्र ले लीजिए, या तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र लीजिए, या फिर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा ले लीजिए, समझे, कावेरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ये सब डेल्टाई क्षेत्रों में 2 से 3 बार सिर्फ धान, एक साल में धान उगा लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी, बांग्लादेश में भी ऐसे क्षेत्र में 3-3 बार, एक धान कट रहा है, एक धान दूसरा रोपा रहा है, ऐसे उगाया जाता है। गेहूं को आइए देखते हैं, क्या है गेहूं। अभी बहुत बड़ा है ना जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 भाग में बांटेंगे इसको। गेहूं यहाँ से दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक धन्यवाद।